हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं गौरव शर्मा अपने यूट्यूब चैनल जीटेक एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपका एग्ज़ाम भी अब नज़दीक आ रहा, धीरे धीरे टाइम कम बचा है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वैल्यूएशन का, तो वैल्यूएशन का एक लेक्चर हमने बना दिया था। आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा। और जिस हिसाब से आप प्यार दे रहे हैं उसी तरह से प्यार आप बनाए रहिए और अपने एग्ज़ाम के लिए आप फोकस होकर पढ़ाई करिए। चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। आता हमारा वर्षाधार। वर्षाधार को बोलते हैं ईयर ऑफ परचेज। ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है कि हम कोई अमाउंट या कुछ पैसे लगाएं और उसका हमें 1% क्या मिले, ब्याज मिले। उसी को हम क्या बोलते हैं, ईयर परचेज। क्या बोलते हैं, ईयर परचेज। तो किसी निश्चित ब्याज की दर 1 रुपये प्रति वर्ष प्राप्त करने के लिए जितनी पूंजी लगाते हैं उसे ईयर परचेज कहते हैं। जैसे हम क्या करें, हमारा ये मोटिव हमें 1 रुपये मिले, ठीक है। तो 1 रुपये प्राप्त करने के लिए हम जितना पूंजी लगाते हैं उसी को बोलते हैं ईयर परचेज। क्या बोलते हैं, ईयर परचेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक बार यहाँ पर दिया है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, समझिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ आगे। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए बैंक में 100 रुपये जमा करने होंगे। 100 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए 100 का 1/4 गुना, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल आप समझे। जैसे अगर आपको हमारा 4 रुपये हमें प्राप्त करना है, 4% हमारा क्या है, ब्याज की रेट है। तो जब 4% की ब्याज की रेट है तो हमें कितना मिलेगा, इसका 4 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा, 4 रुपये मिलेगा। यही अगर हमारा क्या हो रहा, 100 रुपये हम जमा कर रहे हैं। अभी हम कितना जमा कर रहे थे, 4%। तो 4% के 4 रुपये। अगर मान लीजिए हम 100 रुपये जमा कर रहे हैं, बैंक में जाकर 100 रुपये जमा कर रहे हैं, और जो हमारा परसेंटेज है रेट वो कितना है, 4%। तो 100/4, तो हमें मिले कितना, 25 रुपया। 25 रुपये हमें क्या करना पड़ेगा, जमा करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, पर इरेज करके चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग का डाउट आता है। तो इस पर काफ़ी आराम से हम चले, बस आप समझिए एक बार। 100 रुपये का 1/4 गुना, अर्थात 100/4 बराबर 25 रुपये जमा करने होंगे, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पर, कि यहाँ पर एक सवाल देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सवाल से देखते हैं। ईयर परचेज का मतलब ये होता था कि 1 रुपये हमें क्या मिले, प्रतिवर्ष मिले। 1 रुपये हमें क्या मिले, प्रतिवर्ष मिले। उसी को हम क्या बोलते हैं, ईयर परचेज। तो 1 रुपये मिलने के लिए जितने हम पैसे लगाते हैं उसी क्या बोलते हैं, ईयर परचेज। जैसे वर्षाधार। वर्षाधार क्या होती है, 100 डिवाइडेड बाई ब्याज की दर, ठीक है। तो 1/i, ठीक है। आई क्या, दशमलव में ब्याज की दर है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 5% ब्याज है, ठीक है। तो 100/5 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 20 रुपया आ जाएगा, ठीक है। 20 रुपया। तो कहने का मतलब ये होता, अगर हमें 5% अगर हम जमा करते हैं तो हमें 20 रुपये साल के अंत में मिलेंगे, ठीक है। अगर ये 6% होता है तो फिर हमें कितना जमा करना होगा, 16.67 रुपये जमा करने होंगे। जिस संपत्ति की उपयोगिता काल कुछ वर्षों तक सीमित हो उसके लिए शोधन निधि सिंकिंग फंड के रूप में अलग अलग धनराशि जमा करनी होती है। पहले आप समझिए सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है। सिंकिंग फंड का मतलब ये होता है किस के रूप में भुगतान करना। जैसे आपने कोई बिल्डिंग आपने बनवा लिया है, अब आप ये चाहते हैं कि हमारा तो बिल्डिंग तैयार हो रहा और हम ये चाहते हैं
कि हमारे 70 साल 60 साल बाद सेम हमें जितना हमने बिल्डिंग में लगाया है उतना हमें पैसे मिल जाएं। मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग बनाया 50 लाख रुपए में, तो आपका ये मन होगा कि हम क्या करें, 60 साल बाद या 70 साल बाद यही हमें सेम अमाउंट मिल जाए। इसके लिए क्या करेंगे आप, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है, जैसे आप क्या करेंगे, जितना आपकी लागत है उस लागत कुछ पैसे क्या करेंगे, किसी बैंक में जमा करेंगे या फिर किसी बीमा कंपनी में जमा करेंगे। तो हर महीने या हर 6 महीने या हर साल में जैसे आप किस्त बनाएंगे आप जमा करते रहिए। तो आपको 40 साल या 50 साल बाद क्या होगा, सेम उतनी ही अमाउंट आपको मिल जाएगी। तो जो आप दे रहे हैं, चाहे मंथली दे रहे हैं, चाहे 3 महीने में दे रहे हैं, चाहे 6 महीने में दे रहे हैं, जैसे अगर आप मंथली देंगे तो जाहिर सी बात है कि सिंकिंग फंड मतलब फंड आपको कम देना पड़ेगा, 3 महीना में थोड़ा ज़्यादा, 6 महीना में उससे ज़्यादा, और साल भर में पे करेंगे तो और ज़्यादा। क्यों, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सिंकिंग फंड। तो ये चीज आपको समझ आ गया होगा सिंकिंग फंड का मतलब। देख लीजिए, जिस संपत्ति की उपयोगिता काल कुछ वर्षों तक सीमित हो उसके लिए शोधन निधि के रूप में कुछ धनराशि अलग से जमा करनी होती है। किस लिए जमा करनी होती है, जिससे संपत्ति की उपयोगिता काल के अंत में मूल पूंजीगत लागत के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, अन्यथा उपयोगिता काल के अंत में संपत्ति के मालिक के पास न तो पूंजी होगी और न तो आय होगा, जैसे बता ही दिए। अतः वर्षाधार में इतनी कमी की जाएगी कि संपत्ति से प्राप्त आय पूंजी की ब्याज के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये कैसे करते हैं, ये शोधन निधि दोनों से निकाल लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो वर्षाधार की फार्मूला होगा 1/I+S, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे भी बोलते हैं वर्षाधार बोलते हैं। और यहां पर जो हमारा S आया वो हमारी क्या हो गई है, शोधन निधि। निश्चित काल के पश्चात 1 रुपये एकत्र करने के लिए क्या हो जाएगी, हमारी शोधन निधि हो जाएगी, जिससे भी बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बात आती है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है कि जैसे हमारी कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में जो एक्चुअल हमारा कास्ट लिखा होता उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। तो देख लीजिएगा, किसी संपत्ति या सरकारी अभिलेख में दर्ज मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। किसी संपत्ति का साल भर का किराया जिसे वार्षिक सकल आय कहते हैं, इसी के आधार पर निकाला जाता है। कर निर्धारण, कर मतलब टैक्स देने के लिए इसका काम होता है। ठीक है, अब आते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बिल्डिंग है जो मान लीजिए आगरा में है। आगरा में है तो आगरा में, क्योंकि आगरा में है तो जाहिर सी बात है क्या होगी कि अगर मेन सिटी में होगी तो उसकी कास्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। उसकी कास्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हमें ये समझना है मार्केट वैल्यू क्या होती है। जैसे सरकारी दस्तावेज में लिखा है, सरकारी दस्तावेज में लिखा है को 50 लाख की संपत्ति है, 50 लाख की क्या है वो संपत्ति है। जबकि मार्केट वैल्यू, उस मार्केट वैल्यू क्या मतलब जो लोगों द्वारा बोला जा रहा है वो 1 करोड़ बोला जा रहा है। कितना बोला जा रहा है, 1 करोड़। उसी को बोलते हैं मार्केट वैल्यू। मतलब जो आम भाषा में अगर हम बोलते हैं, जैसे आप कभी किसी दुकान पर जाइए, टमाटर का रेट मान लीजिए कि 20 रुपए किलो है। ठीक है, सरकारी रेट मान लीजिए 20 रुपए है। जब आप जाते हैं बाजार में तो बाजार में हो सकता है कहीं आपको 15 मिल जाए, कहीं 10 मिल जाए, या हो सकता है कहीं 30 मिल जाए। तो मतलब जो खुले आम में जो चीजें बेची जाती हैं उसे बोलते हैं मार्केट वैल्यू। तो देखिएगा, खुले बाजार में किसी चीज को बेचने पर उससे जो मूल्य प्राप्त होती है बाजार मूल्य कहते हैं। बाजार मूल्य में किसी चीज की जितने दाम की बार्गेनिंग करके बेची जाती है, खरीदने वाले को जो दाम देने पड़ते हैं बाजार मूल्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप इसमें क्या करते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं, जबकि आप इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी एक्चुअल कास्ट होती है। जो आपकी बिल्डिंग होती है वो एक्चुअल कास्ट होती है। इसमें बार्गेनिंग इसलिए हो जाती है कि हो सकता है रेट ज़्यादा हो तो बार्गेनिंग कर देंगे, थोड़ा सा कंसेशन हो जाता है। सिंपल। ठीक है, चलिए आगे।
अब आता है डिस्ट्रेस वैल्यू, पीड़ित मूल्य। पीड़ित मूल्य क्या होता है? जैसे कभी कभी आप देखते होंगे, मान लीजिए आपका घर कोई जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में पुलवामा के पास में है, तो वहां पर क्या होता, आए दिन क्या होता रहता है, बमबाजी होती रहती है। तो अगर उस जमीन को आप बेचना चाहते हैं, उस घर को आप अगर बेचना चाहते हैं, तो लोग डर के मारा नहीं ले पाते हैं, डर के मारे उस जमीन को नहीं ले पाते। इसके लिए करते क्या है कि वहां की रेट ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, जिसे बोलते हैं पीड़ित मूल्य। पीड़ित मूल्य मतलब क्या होगा, जो मूल्य में कमी आ गई। कैसी कमी आई है? युद्ध से, या कोई कमी आ गई बिल्डिंग के अंदर तो उसके कारण हो गया, या फिर वहां के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या हो जा रही है, हमारे मूल्य में कमी आ जा रही है। तो देखिए, कई बार किसी विक्रेता या वृत्ति संकट, किसी मजबूरी, दंगा, विदेश आक्रमण, उपद्रव, उत्पीड़न, भावनात्मक जुड़ाव, गंदगी, आर्थिक आपदाएं, महामारी, आवासीय क्षेत्र आवासीय क्षेत्र के कारण किसी भी प्रॉपर्टी का मूल्य कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी मूल्य को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है वह है मोनोपोली वैल्यू। मोनोपोली के लिए क्या होता है, इसको बोलते हैं एकाधिकार। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी ने क्या किया है, कोई एक प्लाट में कोई बिल्डिंग बनाया है, और उस बिल्डिंग पर किसका अधिकार होगा, जो कंपनी बनाई है। तो जो अधिकार है उसे बोलते हैं मोनोपोली। जैसे आपका कोई घर है, तो आपके घर पर आपके पिताजी का अधिकार है, तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोपोली। तो वो क्या कर सकते हैं, चाहे उस चीज को कहीं, कुछ चीजों को बनवा सकते हैं, या फिर कहीं मेंटेनेंस का काम करवा सकते हैं, क्योंकि उनका वो अधिकार है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मोनोपोली वैल्यू। यदि किसी एजेंसी द्वारा किसी वित्तीय क्षेत्र में अपने अधिकारों एवं आधिपत्य की वजह से किसी विशेष चीज के मूल्य में बढ़ोतरी की जाती है, इस प्रकार का मूल्य एकाधिकार मूल्य कहलाता है। ठीक है, बस इतना आपको याद करना है। समझा गया मोनोपोली? अगला चलते हैं सेंटिमेंटल। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि सेंटिमेंटल का मतलब क्या होता है। बहुत आसान चीज होती है सेंटिमेंटल। जैसे आपका मान लीजिए, सपोज दैट एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई बाइक है, और आप बाइक 5 साल या 6 साल से उसी बाइक पर आप चल रहे हैं। ठीक है, और आपका दोस्त आता है और कहता है कि ये बाइक हमें आप दे दीजिए, तो आपका तो मन नहीं होता है, अब उसको मना कैसे करेंगे। तो इसके बदले आप क्या कहते हैं कि हमारा इस पर क्या हो गया, कि लगाव हो गया है। ठीक है, जिसे बोलते हैं सेंटिमेंटल। मान लीजिए आपने दे दिया, कुछ दिन बाद क्या हुआ, आपका मन हुआ कि यार अब तो हम उसके बिना रह ही नहीं सकते, बाइक के बिना। तो फिर आप जाते हैं, आपने भले सस्ते में आपने बेच दिया हो, बल्कि जब आप उसके पास जाते हैं तो आपको बस टारगेट ये रहता है कि हमें हमारी बाइक मिल जाए, पैसा चाहे जितना लग जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटिमेंटल, क्योंकि हमारा उससे क्या हो गया, लगाव हो गया है। उसी तरह से मान लीजिए आपका कोई पैतृक घर है, ठीक है, जहां आपका जन्म हुआ है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, आपको उस घर से लगाव हो जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जब घर से लगाव हो जाता है, अगर कभी घर बेचना हुआ, आपने घर बेच दिया, फिर आपका क्या हो जाएगा, लगाव इतना रहेगा, अगर दोबारा उस चीज को खरीदना हो तो क्या होता है, आप एक्स्ट्रा पैसा देकर उस चीज को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेंटिमेंटल बोलते हैं। तो कई बार मनुष्य किसी प्रॉपर्टी से इतना अधिक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है कि इस भावनात्मक जुड़ाव के कारण वह किसी भी कीमत पर उक्त संपत्ति खरीदना चाहता है, जबकि चाहे उसके निर्माण की मूल लागत कुछ भी हो। जैसे ये बता दिए हैं कि मूल लागत कुछ भी हो, मनुष्य के भावनात्मक जुड़ाव के कारण, जैसे क्रिया, कर्म, जन्म, मांगलिक कार्य, ठीक है, गिफ्ट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटिमेंटल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा आता है मिसलेरियस वैल्यू। जैसे मिसलेरियस वैल्यू कभी कभी होता लगता है, इस प्रकार का मूल्य यथा कथा कभी लिया जाता है, मगर मेन वही था जो भी बता दिए हैं। ठीक है, जैसे ट्रू वैल्यू, रेंटल वैल्यू, फेस वैल्यू, यूज वैल्यू, मतलब आप किसी चीज का यूज करेंगे तो यूज वैल्यू। ठीक है, लोन लेंगे तो लोन वैल्यू हो गया। ठीक है,
और फेस वैल्यू, किसी चीज़ का आप फेस कर रहे तो उसकी वैल्यू हो गया। इन्वेस्ट वैल्यू, आपने किसी चीज़ को इन्वेस्ट किया तो उसकी जो वैल्यू हो गई इन्वेस्ट वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये ज़्यादा कराता है, तो इसको आपको उतना ज़्यादा फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए लुप्त प्रायता। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल चल रहे हैं कि यहाँ पर हम बात करते हैं चंद्र प्रकाश का, मतलब एक लड़के का नाम लेते हैं, उस एग्जाम्पल समझिएगा। तो एक चंद्र प्रकाश है और एक है ऋषभ। दोनों क्या कर रहे हैं, एक सिटी में रह रहा है और एक गांव में रह रहा है। तो नाम ले रहे हैं, इसमें किसी का ये नहीं है कि भाई एग्जाम्पल मैं बताना चाह रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ऋषभ क्या हो रहा है, सिटी में रह रहा है, उसका अकॉर्डिंग टू जो वहाँ की रूल है उस अकॉर्डिंग उसका घर बना है प्रेजेंट टाइम में। जबकि वही चंद्र प्रकाश है वो गांव में रह रहा है और उसके दादा परदादा के जमाने का घर है, वही आंगन, वही छोटे छोटे हमारे दरवाजे खिड़कियां, इस तरह का यूज हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ क्या है, जो ऋषभ है उसके यहाँ जो घर है अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग डोर है, विंडो है, वेंटिलेशन है प्रॉपर हमारा डोर से, ठीक है, और ओपनिंग बेडरूम किचन, मतलब प्रॉपर जैसे एक इंजीनियरिंग में होता है। ठीक है, उधर दूसरी तरफ जो चंद्र प्रकाश है उनके यहाँ ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, जैसे पुराने जमाने में बनते थे वही बन रहे हैं। तो अगर आज के टाइम पर अगर हम बात करेंगे तो उसे लुप्त प्रायता, लुप्त प्रायता मतलब अब वो चीजें प्रचलन में नहीं है। जैसे जैसे आंगन पहले के टाइम बनते थे, आज के टाइम पर आपको आंगन बहुत कम मिलेंगे देखने को, क्योंकि क्या हो गया, वो लुप्त प्रायता हो गई, मतलब समय अकॉर्डिंग वो चीजें खत्म होने लगी। खत्म कैसे हो गई, क्योंकि लोगों के पास अब इतना जमीन नहीं बचा है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं लुप्त प्रायता। तो यहाँ पर देखेंगे लुप्त प्रायता क्या होता है कि यदि किसी संपत्ति का मूल्य कला फैशन में बदलाव या नए आविष्कार अभिकल्पना में बदलाव के कारण कम हो जाता है, इसे लुप्त प्रायता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है यूनिटी, जिसे बोलते हैं वार्षिकी। किसी संपत्ति या भवन पर लगाई गई कुल पूंजी वार्षिकी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई कोई बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं अपनी, मान लीजिए आपने पूरे साल में कितना पैसा लगाया, उसी को हम बोलते हैं वार्षिकी। ठीक है, अब आता है ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम क्या होता है कि अब आपका जो इनकम है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसी क्या बोलते हैं ग्रॉस इनकम, जो टोटल इनकम होता है। जैसे आप किराया से ले रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल आय, टोटल इनकम, सभी प्राप्तियां जिसे न कोई खर्च हो, मतलब खर्च मतलब आउट गोइंग सम्मिलित नहीं, संपूर्ण आय कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई घर बनवाया, तो घर में आपने किराने के लिए दे दिया, ऊपर रेंट के लिए दे दिया, और वहाँ पर कुछ और फैसिलिटी जैसे आपने कोई डांस खोल दिया, तो आपके स्रोत कई हो गए। ठीक है, जहां से पैसा आ रहा है उसी को बोलते हैं ग्रास इनकम। आपने अभी कोई मेंटेनेंस चार्ज या बिजली खर्च उसमें नहीं जोड़ा है, अगर बिजली के खर्च क्या करेंगे उसमें घटा देंगे तो उसे बोलते हैं नेट इनकम। ग्रास का मतलब टोटल, और नेट का मतलब जो बाहरी खर्चे हो रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, घटा देते हैं, उसी को बोलते हैं नेट इनकम। तो दो चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि नेट इनकम क्या होता है और ग्रॉस इनकम क्या होता है। अगर नेट इनकम निकालना होगा तो ग्रॉस इनकम में आउट गोइंग घटा देते हैं। आउट गोइंग क्या होता है, जो बाहरी खर्चे होते हैं, क्या होते हैं, बाहरी जो खर्चे होते हैं। ठीक है, बाहरी जो खर्च होता है। अब आता है समझिएगा आउट गोइंग कौन कौन होते हैं। किसी संपत्ति या भवन में होने वाले वार्षिक आय को संरक्षित करने के लिए वर्ष में होने वाले संभव व्यय, संभव व्यय मतलब आउट गोइंग, ठीक है, घटा दिया जाता है। इस प्रकार संपत्ति के कुल आय से संभावित व्यय घटने के बाद शुद्ध आय प्राप्त होता है। जैसे अगर हमें ग्रॉस इनकम पता करना होगा, ठीक है, तो ग्रॉस इनकम, जैसे अगर हमें ग्रॉस इनकम कैसे होता है, ग्रॉस इनकम मतलब नेट इनकम प्लस आउट गोइंग दोनों चीज जोड़े हैं। जबकि अगर हमें नेट इनकम निकालना होगा तो ग्रॉस में हमें क्या करना, दो चीज समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं आपको। अगर मान लीजिए आपको ग्रास इनकम निकालना होगा तो ग्रास इनकम में कोई खर्चे बाहरी नहीं करेंगे। अगर ग्रॉस इनकम निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा आउट गोइंग है, आउट गोइंग
प्लस जो हमारी नेट इनकम है, इसको जो हम क्या करेंगे जोड़ देते हैं, तुम्हारा ये आता है ग्रॉस इनकम। ठीक है, अगर हमें नेट इनकम निकालना, अगर हमें ये निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ग्रॉस इनकम माइनस आउट गोइंग, इसे क्या बोलते हैं, नेट इनकम। ये हमारा हो गया नेट इनकम। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आउट गोइंग क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आपका बिल्डिंग है, मान लीजिए मेंटेनेंस काम करवाना है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि पंप, मान लीजिए जहाँ से आप पानी ले रहे थे, पानी सप्लाई का पंप, प्लम्बिंग का कोई चीज़ खराब हो गया उसको सही करवाना है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कुछ खराब हो गए वो चीज़ करवाना है, तो ये हमारे आउट गोइंग में आ जाते हैं। या फिर बिल्डिंग में आप टैक्स देते हैं, ठीक है, मान लीजिए हाउस टैक्स दे रहे हैं, तो वो भी क्या होते हैं, आउट गोइंग होते हैं। तो देखिएगा आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लोकल टैक्स। लोकल टैक्स क्या होता है, बिल्डिंग में क्या करते हैं हम, लोकल टैक्स देते हैं। लोकल टैक्स क्या होता है, जो स्थानीय नगर पालिका होती है वो क्या करती है, जैसे मान लीजिए आप किसी नगर निगम या नगर महापालिका में है, तो नगर निगम या नगर महापालिका क्या करती है, टैक्स लगाती है, जिसे बोलते हैं हाउस टैक्स। अच्छा, आपके दिमाग में सर इसको क्यों लगाते हैं, इसको लगाने का पर्पज ये होता है कि रोड क्योंकि बिल्डिंग आपकी है, तो बिल्डिंग में रोड बनवाएंगे तो रोड में सफाई करने वाले, बिजली देगी, ठीक है, और आवागमन चेकिंग करने के लिए एक आदमी को रखेगा, तो ये सब खर्चे क्या होगा, ये नगर निगम करेगा, नगर निगम या नगर महापालिका करेगा। तो अब इन्हीं खर्चों को आएगा कहाँ से, वो जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं वहाँ से वो पैसा क्या करेगा, लेगा, पैसा लेने के बाद फिर उन्हें को क्या करेगा, देगा। ठीक है, जिससे सफाई हो सके, कूड़ा का काम हो सके, इलेक्ट्रिसिटी जो रोड पर लगती है वो काम हो सके, ठीक है, उसके बाद चेकिंग हो सके कि कैसे कैसे चल रहा है, कैसे तो नहीं, नालियाँ बहुत बदबू दे रही, स्मेल आ रहा है तो वहाँ पर कीटनाशक दवाइयाँ डालना, ठीक है, कहीं गार्डन पार्क है या नहीं है उस चीज़ को वो व्यवस्था करना, तो ये सारे चीज़ें करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो प्रतिवर्ष के रूप में निर्धारित किया जाता है, बड़ी संपत्ति में प्रॉपर्टी में अधिक टैक्स देना पड़ता है और छोटी में कम टैक्स देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये जो लोकल टैक्स लगता है वो आपके जो आपका एरिया है घर का, ठीक है, जहां आप रहते हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग लेता है। जैसे मान लीजिए बड़ा घर है तो उस पर टैक्स ज़्यादा और कम है तो कम लेते हैं। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसके बाद चर्चा हो ही गई है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होता है, ओवरऑल कास्ट का क्या होता है, हम निकालते हैं 1 से 1.5%। थोड़ा सा इसको बता देते हैं, संपत्ति का सही स्थिति में रखने के लिए वार्षिकी, द्विवार्षिकी, त्रिवर्षीय मरम्मत आवश्यक है। वार्षिक मरम्मत पूर्व में समानतः किराए का 10 से 15%, मतलब जो किराया आएगा, मान लीजिए पूरे साल का 5 लाख किराया आया तो 5 लाख का 10 से 15% हम उस पर मेंटेनेंस कराएंगे, किस पर, बिल्डिंग का। ठीक है, ओवरऑल कास्ट की बात करते हैं तो 1 से 1.5% हम मेंटेनेंस का रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने बिल्डिंग को लॉन्ग टाइम तक चलाना है। अगर हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो हमारी बिल्डिंग क्या होगी, खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, खराब में जैसे आपका बीम, स्लैब, कॉलम और पेंटिंग, ठीक है, क्योंकि क्या होता है हमें टाइम टू टाइम पेंटिंग भी कराना होता है, तो वो चीज़ें खराब होने लगती है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है कि आयकर की गणना के लिए संपत्ति या भवन में होने वाले वार्षिक आय को हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स, मतलब इनकम के ऊपर टैक्स लगाना। जैसे आप आय से अधिक संपत्ति जो कमाते हैं, कोई है मान लीजिए आय से अधिक संपत्ति, ये निर्धारण कौन करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा कि किस पर कितना टैक्स लगता है। जैसे 10 लाख पर कितना टैक्स लगेगा, 5 लाख पर कितना टैक्स लगेगा। ठीक, ये 5 लाख क्या है, जो आप पूरे साल कमाते हैं। ठीक है, पहले 5 लाख था, अब 10 लाख पर टैक्स हो रहा है, 2%, 3%। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स बोलते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट एक्सपेंस, जिसे प्रबंधन व्यय कहते हैं, संपत्ति की सुरक्षा या संपत्ति में होने वाली
जो होती है उसे क्या बोलते हैं हम? प्रबंधन, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब कुछ नहीं, सिंपल है कि अगर आपको कोई बिल्डिंग है तो हम मैनेजमेंट रखेंगे जिससे हमारी बिल्डिंग काफ़ी दिनों तक चले। ठीक है। किराए की हान, किराए पर किराया न चढ़ना, बस इसको कुछ ज़्यादा नहीं देखना है, आगे चलते हैं। अब इंश्योरेंस की बात आ गई है। इंश्योरेंस में जैसे लोकल टैक्स 20%, एनुअल रिपेयर 10 से 15%। एनुअल रिपेयर किसका लेंगे? वो जो हमारा आएगा रेंट, उसके अकॉर्डिंग। इनकम टैक्स 5%। ये लोकल टैक्स है, लोकल टैक्स 20%, इनकम टैक्स 5%, मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर 5%, लॉस इन रेंट जो लॉस हो रहा, ठीक है, इंश्योरेंस ½ %। ठीक है। और इस प्रकार संभावित कुल व्यय वार्षिक आय का 40 से 50% आता है। मतलब इतना हम टैक्स देते हैं, ये हमारे पूरे आय का 40 से 50% होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, हो सकता है चीज़ें क्लियर ना, मगर आपको बता दे रहे हैं। जैसे सिंकिंग फंड, इसके पहले सिंकिंग फंड की बात हो ही गई थी। सिंकिंग फंड का मतलब ये होता है कि हमारा जो बिल्डिंग है उसका लाइफ ईयर खत्म होते तक हमें क्या हो जाए, हमें पैसा कुछ मिल जाए। तो पैसा कैसे मिलेगा? उसके बदले क्या करेंगे, जो हम बिल्डिंग बनवाए हैं अब उस पर क्या करेंगे, हम किसी बीमा कंपनी से हम इंश्योरेंस करा लेंगे। तो हर महीना उसको हम क्या करते रहेंगे, हर महीना 3 महीना 6 महीना उसको पे करते रहेंगे। जैसे उस बिल्डिंग का लाइफ ईयर होगा उसके बराबर हमें पैसा मिल जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है? अगर ये ना करें तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपका लाइफ ईयर खत्म हो जाएगा, आप मतलब बिल्डिंग का, जब बिल्डिंग का लाइफ ईयर खत्म हो जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा कि हम कैसे बिल्डिंग को बनवाएं। तो इसीलिए ये काम किया जाता है कि अगर लाइफ ईयर खत्म हो रही है बिल्डिंग की, तो हमारे पास इतना पैसा हो जिससे हम क्या करें, फिर से अपने बिल्डिंग को बनवा लें। ठीक है। इसी इसी के लिए हम क्या करते हैं, शोधन निधि कहते हैं। ठीक, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, S×I, 1+I⁻n−1। तो लिख देते हैं I बराबर S×I 1+I⁻n−1। ये फार्मूला होता है सिंकिंग फंड का। मतलब हर महीना, हर 3 महीना, हर 6 महीना हम कितना पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एस क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड का, और एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर रिक्वायर। ठीक है। और आई क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, जो हमारा क्या होता है यहाँ पर बताया गया 0 से 5% होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये फार्मूला तो हो ही गया है, बता ही दिए हैं। एक सवाल देख लेते हैं जिससे आपको है कि हानि हो गई है। कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक एक पॉइंट को समझिएगा, तब आपको और मजा आएगा इसमें कि सवाल में कहा क्या है। सवाल में कहा गया कि एक भवन में 5,000 रुपये मूल्य से एक पानी की टंकी लगाई गई। टंकी का जीवन काल 10 साल मानते हुए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुल मूल्य के बराबर धन एकत्र करने के लिए शोधन निधि का वार्षिक किस्त। तो यहाँ कितना किस्त पूछा है, वार्षिक किस्त पूछा है। ठीक है। और इसका लाइफ ईयर कितना बताया गया है, 10 साल बताया गया है। और जमा कितने में बना था ये, एक भवन में 5,000 रुपये मूल्य में टंकी लगाई गई थी। कितना लगाई थी, 5,000 रुपये के मूल्य में टंकी लगाई थी। तो आप समझिएगा कि जो एस होगा वो हमारे कितना होगा, 5,000 होगा। ठीक है। आई कितना होगा, आई मतलब जो हमारा परसेंट है वो 5% है। तो 5% इसको क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे, तो 5/100। तो ये हो जाएगा 0.05। ठीक है। चलिए अब क्या आ रहा है, कितना साल दिया है, n बराबर 10 साल दिया है। अब डायरेक्ट फार्मूला निकाल दीजिए। और 10 साल में हमें वार्षिक किस्त चाहिए, तो वार्षिक किस्त के लिए क्या करेंगे, I बराबर S×I 1+I⁻n−1। तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी है, 5,000 है। और 1+I की वैल्यू कितनी है, 5% मतलब 0.05। और n मतलब 10-1। ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर कैलसी से।
तो ये हमारा हो गया। अच्छा, यहाँ पर आई की वैल्यू है, आई के 0.05, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 5000 गुणे 0.05 और 0.62, ठीक है। ये हमारा कितना आ रहा है, 398 आ रहा है। कितना आ रहा है, 398। मतलब उसको जो पर ईयर देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, 398 रुपये। देख लीजिए, कुछ नहीं करना, नॉर्मल एस की वैल्यू 5000 थी, आई की वैल्यू 0.05, 1 + आई की पावर कितना हो गया n, तो 1 + 0.05 पावर 10 -1 घटा दीजिएगा, ओवरऑल आपका 398 आ जाएगा। देख लेते हैं कितना आ रहा है, ये 398 आ रहा है, ठीक है। देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, किसी भवन में 25,000 रुपये की लागत में एक पंप लगाई गई। पंप का जीवन काल 15 वर्ष मानकर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुल लागत के बराबर धनराशि एकत्र करने के लिए शोधन निधि ज्ञात करना। तो शोधन निधि ज्ञात करना है S × I 1 + I की पावर n -1। तो इसका वैल्यू कितनी है, 5000। कितना है ये, 25,000। तो डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं आपको, समझ लीजिएगा। 25,000, आई की वैल्यू कितना, 4%, 0.04, 1 + 0.04, और कितना करना है ये, कितने साल की बात हो रही है, 15 साल की, तो 15 -1। सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा नॉर्मली। देख लीजिएगा, नॉर्मल ये भी वही सवाल है। एक व्यक्ति ने पुराना भवन क्या किया है, 3 लाख रुपए की लागत से खरीदा, जिसमें जिसे भूमि का मूल्य सम्मिलित नहीं है, ठीक है। भवन की भावी जीवन काल 20 वर्ष, मलबे का मूल्य 10% मानकर 4% शोधन निधि निकालना है। तो जैसे यहाँ पर, हाँ, एक इस क्वेश्चन थोड़ा सा बता देते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही भी है। देखिए, यहाँ पर एक बात कहा है, ठीक है। यहाँ पर एक बात ये कहा है कि मलबे का मूल्य 10% मानकर, ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है। मलबे का मूल्य मतलब जो हमारा स्क्रैप वैल्यू आया था, ठीक है। तो मलबे का मूल्य, ठीक है, यहाँ पर ये समझना है कि 10%, 10% मतलब ये होता है कि आप बिल्डिंग के गिराने के बाद जो मिलती है, ठीक, उसे मलबे का मूल्य कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा 3 लाख है, ठीक है, उस 3 लाख का, ठीक है, तो उस 3 लाख का हम ले लेते हैं, हम ये मानेंगे कि 3 लाख का 10% तो ऑलरेडी जब मलबा रहेगा वो हो जाएगा, तो बचे कितना, 90%। तो 90/100, समझिएगा। मलबे का मूल्य क्रय मूल्य का 10% माने, इधर पूरा फोकस बनाइए इस सवाल पर। मलबे का मूल्य क्रय मूल्य से 10% मानकर, तो इसका मतलब ये होता है जो मलबे का जो मूल्य है वो तो 10% हो गया। तो टोटल अगर हम 100 मान रहे हैं, तो 100 में से क्या करेंगे, 10 घटा देंगे, 10 घटा देंगे तो बचे कितना, 90। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए चीनी खरीदने के लिए, आपने चीनी खरीदा 40 रुपए का, ठीक है। चीनी खरीदने के बाद 40 रुपए आपने उसको पे किया, चले आए।
अब क्या हुआ, आपका यूज हो गया चीनी, चीनी आपका यूज होने के बाद थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा बच गया। तब आप, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए चीनी जो बचा है, मान लीजिए आपका 200 ग्राम 250 ग्राम जो भी बचा है, तो अगर हम पूछेंगे यार ये बताइए आपने 40 का खरीदा, आपके पास इतना है, तो आपका कितना अंतर हो गया। मान लीजिए वो चीनी का रेट 5 रुपये, जो चीनी आपके 200 ग्राम है हो सकता है 7 रुपए का है, तो आपसे पूछा जाए कितने का लगा, तो आप बताएंगे कि 7 हमारा ये बचा है, हमने क्या किया 40 के लिया है, तो इसका मतलब 33 रुपया हमने क्या किया है उस पर, किसी चीज को बनाने में खर्च किया है। तो उसी तरह से ये भी है कि 10% तो मलबा मिल गया, ठीक, तो लगा कितना है 90%, तो 90/100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2,70,000। फिर डायरेक्ट वही फार्मूला रखते हुए चले जाएंगे, तो एस की वैल्यू हो जाएगी 2,70,000, आई की वैल्यू हमारा 0.04, फिर यहाँ पर रखकर, और कितने साल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 20 साल की, हो गया, लग गया, नॉर्मल सवाल है। चलिए ये भी देख लेते हैं। 1 लाख रुपए से बनी एक संरचना का जीवन काल 5 वर्ष मानते हुए 8% ब्याज की दर से शोधन निधि की किस्त अदायगी करें, स्क्रैप वैल्यू 10% माने, ठीक है। अब देखिए फिर वही बात आ गई, अगर 10% मानेंगे, वहां पर क्या आया था, मलबा आया था, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, स्क्रैप वैल्यू 10% माने, तो 10/100 हो जाएगा, ठीक है। और कितने का है ये, 1 लाख का, तो जो हमारे स्क्रैप वैल्यू आ रही है वो कितना हो रहा है, 10,000 हो रही है, ठीक है। दोनों में अंतर है, समझिएगा, दोनों में अंतर है। या अगर आप निकालना चाहते हैं डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि जो हमारी 1 लाख आ रही थी, 90/100 डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि अगर हमारा क्या हो रहा है कि स्क्रैप वैल्यू 10% है, तो मतलब लगा कितना, 90%, सिंपल, जैसे आप पुराने में लगा रहे थे। तो यहाँ से हो गया 9 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा आ गया। चाहे पुराने की तरह लगाए चाहे ऐसे लगाइए, इन सब चीज़ों को करने का आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बस उसके बाद आप डायरेक्ट रख दीजिए, ठीक है। क्या रखना है, S × I 1 + I⁻n−1, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, सब निकल जाएगा, सिंपल है, ठीक है। इसी तरह सवाल है, आप चलते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह से आप सवाल लगाइएगा। अब अब जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो आएगा मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है, मूल्य में कमी होना, ये क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा बताएंगे। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है, वैसे बिल्डिंग की आय कम होने लगती है और हमारे मूल्य में कमी आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास बोलते हैं, ठीक है। मतलब मूल्य में कमी आना, उसे क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास बोलते हैं। अब मूल्यह्रास देख लीजिएगा, किसी संपत्ति का भवन लगातार उपयोग करने से घिसाव या मौसम के कुप्रभाव से समय के साथ साथ उपयोगिता लुप्तप्रायता, आयु कम होती चली जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मूल्य, मतलब मूल्य कम हो जाता है, बस सिंपल चीज है, मूल्य में कमी हो जाना। अब देखिएगा आगे चलते हैं, तो मूल्यह्रास के निकालने के लिए कुछ विधि होती है, उस विधि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, कौन कौन सी विधि होती है। जैसे सीधी स्ट्रेट लाइन मेथड, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, सिंकिंग फंड मेथड से हम निकाल रहे थे सिंकिंग, सेम वैसे ही है, क्वांटी सर्वेयर मेथड, ठीक है। तो ये हमारे 4 मेथड हो गए जहां से हम क्या निकाल लेंगे, मूल्य ह्रास, मतलब मूल्य में कितनी हमारी कमी हुई है किसी बिल्डिंग की। तो स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट परसेंटेज, सिंकिंग फंड मेथड, क्वांटी सर्वेयर मेथड, तो इन सब मेथड से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। और देखिएगा अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा तो बताइएगा, और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसे दूर किया जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।